Hello everyone. Now today's video lecture we discuss about the name server. ओके हम डोमेन नेम सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम देखने वाले हैं नेम सर्वर। डोमेन नेम सिस्टम के बारे में मैंने बताया था। डोमेन नेम सिस्टम का पर्पस क्या होता है। पहले तो डीएनएस या एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट में हम एप्लीकेशन लेयर में डोमेन नेम सिस्टम को यूज़ करते हैं और इज कॉल्ड एज अ डोमेन नेम सर्वर ऑल्सो। ओके सो ये एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है। ठीक है, डोमेन नेम का काम क्या होता है। इट यूज फॉर मैपिंग द नेम टू द आईपी एड्रेस। कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नेम को आईपी एड्रेस में मैपिंग करने के लिए हम पर्टिकुलर डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ करते हैं। मैपिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर को हमारी अल्फ़ाबेटिकली लैंग्वेज समझ में नहीं आती। उसको तो 01 फॉर्मेट की आईपी एड्रेस न्यूमेरिक फॉर्मेट की लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, और हमको वो न्यूमेरिक लैंग्वेज ध्यान में रखना, हर एक वेबसाइट के लिए वो उनका हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस, हर एक चीज़ का आईपी एड्रेस ध्यान में रखना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जैसे मैंने बताया था, फ़ोन बुक का एग्जांपल दिया था कि हर एक पर्सन का नंबर ध्यान में रखना, जितने हमारे कांटेक्ट में लोग हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स, जितने भी लोग हैं ना, सबका फ़ोन नंबर ध्यान में रखना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। इसलिए हम क्या करते हैं, उनका नंबर हम सेव करते हैं उसके नाम के थ्रू। अगर मुझे किसी को फ़ोन लगाना है तो हम उसका नाम सर्च करेंगे, ताकि हम उसको नाम सर्च करके उसका फ़ोन नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ न्यूमेरिक लैंग्वेज समझ में आती है, उसको तो अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बट हमें उतना न्यूमेरिक ध्यान में रखना, उतने सारे नंबर्स को ध्यान में रखना, हर एक का आईपी एड्रेस ध्यान में रखना, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ किया है, जिसका काम होता है मैपिंग करना नेम टू दी आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में। ठीक है, हमने और बताया था मैंने कि नेम्स जो होते हैं वो हमेशा यूनिक होने चाहिए। अगर यूनिकनेस है तो वो अब उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम यानी क्या? डोमेन नेम स्पेस यानी क्या होता है कि हर एक चीज़, हर एक वेबसाइट, हर एक जो भी कंटेंट्स है, उसका सबका नेम यूनिक होना चाहिए, कॉमन या सेम, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे आईपी एड्रेस यूनिक होता है, उसी तरह से हर एक चीज़ का जो नेम है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डोमेन, जोन, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। सो अब हम देखने वाले हैं नेम सर्वर। ठीक है, जैसे मैंने डोमेन में क्या होता है, जो भी हमारी ट्री होती है उसका सब ट्री पोर्शन इज़ नथिंग बट द डोमेन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो भी हमारी ट्री रहेगी उसको जो अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो जो सब ट्री क्रिएट होती है इज़ नथिंग बट द डोमेन, और द कलेक्शन ऑफ द नोड्स इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलर द जोन। ठीक है, सो ये आप एक बार वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट दी नेम सर्वर। अब सर्वर का काम क्या होता है, नेम सर्वर का काम क्या होता है? सो टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन अमंग मेनी कंप्यूटर, डीएनएस यूजेस डीएनएस नेम सर्वर। समझ में आया होगा कि इंफॉर्मेशन को एक ही कंप्यूटर पे रखना। जैसे मैंने बताया था, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर पे अगर हम सारा डेटा लोड करके रखते हैं, उसके डिस्क में लोड करके रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, उस कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। एज वेल एज उसके पास ही सारे डेटा की रिक्वेस्ट आएगी कि यूज़र रिक्वेस्ट उसको उसी कंप्यूटर पे करेंगे कि मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे वो डेटा चाहिए। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगी और उस कंप्यूटर पर लोड आ जाएगा। तो डोमेन नेम सिस्टम किसको सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, इट सपोर्ट इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे एक ही कंप्यूटर पे सारा डेटा ना रखते हुए उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइड करते डेटा को, और डिफरेंट कंप्यूटर पे वो डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर इज नथिंग बट द सर्वर। उसको हम एज अ सर्वर, किसी एक पीसी को भी हम, मतलब किसी एक पीसी को इंपॉर्टेंस देना, इट मीन्स वो हमारा सर्वर हो गया। सर्वर यानी कोई अलग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट कंप्यूटर में डेटा को क्या करते हैं, लोड करके रखते, ताकि एक ही कंप्यूटर पे लोड ना आते हुए लोड हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और इसी इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर को ये जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है सपोर्ट करता है। ओके, सो ये बताए टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन अमंग द मेनी कंप्यूटर, डीएनएस यूजेस अ डोमेन नेम सिस्टम सर्वर्स। तो इसके लिए डीएनएस नेम सर्वर का यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो the domain name system is maintained by a distributed database system. Okay, it is not a centralized database system. Okay, one point is important that it is not a centralized database system. ठीक है, पहले सेंट्रलाइज हुआ करता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोड आता था, प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होते थे। तो अभी हम ये जो है, हम डेटाबेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, ओके, विच यूजेस क्लाइंट सर्वर मॉडल,
द नोड्स ऑफ दिस डेटाबेस आर द नेम सर्वर्स। ठीक है, तो वो जो नोड्स होती है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट जो कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि एक ही कंप्यूटर पे डेटा ना रखते उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स जो होते हैं इसको हम बोलते हैं नेम सर्वर्स। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी सर्वर्स होंगे, कुछ कुछ सेकेंडरी सर्वर्स हो गए, तो कोई रूट सर्वर्स हो गए। तो इस तरह से हम उसको एक हायरार्ची फॉर्मेट में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना कि एक ही कंप्यूटर पे रखते हैं। ओके, गॉट इट। देन each domain has at least one authoritative DNS server that publish the information about the domain and the name servers of any domain subrouting to it। इसका मतलब यही होता है कि हर एक जो भी सर्वर होंगे, जितने भी आप सर्वर्स क्रिएट करना चाहते हो, उसमें एक अथॉरिटी सर्वर होना चाहिए। अथॉरिटी सर्वर यानी इट इज़ अ वन बेसिक सर्वर जिसके पास आईपी एड्रेस अवेलेबल होते हैं। हमें क्या, हम डीएनएस के थ्रू क्या फाइंड करते हैं, डीएनएस के थ्रू आईपी एड्रेस ऑब्टेन करते हैं, हम आईपी एड्रेस को फेच कर रहे हैं। तो एक ऐसा सर्वर होना चाहिए, भले आपके पास कितने भी सर्वर, लेकिन उसमें एक ऐसा सर्वर होना चाहिए अथॉरिटी सर्वर, जिसको हम अथॉरिटी सर्वर बोलते हैं। उसके पास उसके पास क्या होना चाहिए, डेटा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कंटेन द डेटा। जो आईपी एड्रेस जो होते हैं, आईपी एड्रेस जो हमें अवेलेबल होते हैं, वो किसके थ्रू अवेलेबल होते हैं, अथॉरिटी सर्वर के थ्रू ही हमें वो आईपी एड्रेस अवेलेबल होते हैं। उसी आईपी एड्रेस को लेके हम डेटा को नेटवर्क में सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये अथॉरिटी सर्वर ये एक्चुअली आईपी एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। रिजॉल्व करके देते हैं हमें, जो भी हमें आईपी चाहिए होता है, जो भी आईपी एड्रेस चाहिए होता है, तो ये अथॉरिटी सर्वर हमको रिजॉल्व करके देते हैं। देन अथॉरिटी सर्वर जो होते हैं, ठीक है, वो डेटा जो होते हैं वो टॉप लेवल, उसके ऊपर जो सर्वर रहेगा उसको सेंड करेंगे, और उसके ऊपर का जो सर्वर है वो फिर उससे डेटा लेगा। अथॉरिटी सर्वर से डेटा टॉप लेवल सर्वर लेता है, टॉप लेवल से डेटा फिर रूट सर्वर को प्रोवाइड किया जाता है, रूट सर्वर से डेटा फिर जो भी आईएसपी के थ्रू आपके होस्ट मशीन को प्रोवाइड किया जाता है, और उस डेटा के थ्रू, उस आईपी एड्रेस के थ्रू फिर जो हमारा होस्ट मशीन होता है वो नेटवर्क में उस आईपी एड्रेस से रिलेटेड डेटा सर्च करता है। तो ऐसी लॉन्ग प्रोसेस से डेटा सर्चिंग परफॉर्म किया जाता है। सो अथॉरिटी सर्वर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट कंटेन द एक्चुअल डेटा। इनके पास एक्चुअल इन डेटा होता है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल आईपी एड्रेस अवेलेबल होते हैं। ओके, सो we let the root stand alone and create mini domain subtree as the first level node because a domain created this way could be very large. DNS allow domain to be divided further into the smaller domains. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एक जो सर्वर होता है वो रूट सर्वर होता है, जो मेंस, जैसे हमने ट्री भी जब भी हम ट्री बनाते हैं इन जनरल, तो ट्री में एक रूट नोड होता है, बाकी सारे उसके चिल्ड्रन नोड्स होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो डोमेन नेम सर्वर में भी एक रूट सर्वर होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्टैंड, वो एक ही रहेगा, रूट सर्वर एक ही होता है। आप सिंपल ट्री स्ट्रक्चर की अगर बात करते हो, उसमें भी रूट नोड जो होता है वो सिंगल होता है, यूनिक होता है। ठीक है, वो तो एक ही रहता है। ठीक है, क्रिएट मेनी डोमेन्स एज द फर्स्ट लेवल। तो रूट नोड तो एक ही रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट लेवल के जो नोड्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं, उसको बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे हम लेवलिंग देते हैं, फर्स्ट लेवल में उसके 4 चाइल्ड है, सेकंड लेवल में उसके 3 चाइल्ड है, या 4 या 5 चाइल्ड हो। ठीक है, देन थर्ड लेवल में फिर से कुछ चाइल्ड्स होते हैं, लेकिन रूट नोड एक ही होता है। रूट नोड इज़ अ स्टैंड अलोन, वो एक ही रहेगा। ठीक है, उसके बहुत सारे चिल्ड्रंस हो सकते हैं हर एक लेवल्स पे, फिर चिल्ड्रन के फिर से चिल्ड्रन। ठीक है, फिर पेरेंट के चाइल्ड, पेरेंट के चाइल्ड, इस तरह से रिलेशन, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है। ओके, सो बिकॉज द डोमेन क्रिएटेड दिस वे वुड बी वेरी लार्ज। ठीक है, सो द डीएनएस अलाउ डोमेन टू बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर डोमेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि डोमेन बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं सब डोमेन में, जिसको बोलते हैं सब ट्री। ठीक है, सो सब ट्री, एक ट्री को डिवाइड करना नंबर ऑफ पार्ट्स में, इट इज़ नथिंग बट द सब ट्री, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सब डोमेन। तो एक पे ही लोड ना देते हुए हम सारे जितने भी उसके चिल्ड्रंस होते हैं रूट नोड के, उसको हम थोड़ा डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनको बताते हैं कि आपको इतना डेटा, इतने क्वांटिटी में अमाउंट आपको हैंडल करना है, ताकि रिक्वेस्ट आती है तो हम आपके पास सेंड कर सकें, इस तरह से। ओके, देन ईच एंड एवरी server can be responsible authoritative for either a large or small domain. In other words, we have a hierarchy of servers in the same way in the hierarchy of name. अब ये देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अब डायग्राम में देख सकते हो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास एक ही रूट सर्वर होता है। ठीक है, ये हमारा एक ही रूट सर्वर रहेगा। ठीक है, देन ये उसके सारे क्या है, ये 1 2 3 4 ये उसके क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, दिस इज ऑल आर दी चाइल्ड, ये उसके क्या रहेंगे, चाइल्ड नोड। जैसे मैंने बताया था कि रूट सर्वर यूनिक होता है, एक ही होता है, और प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर जो होते हैं नंबर ऑफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका प्राइमरी सर्वर है उसके फिर से 2 चिल्ड्रंस है। ठीक है, ये जो आपका प्राइमरी सर्वर, उसके फिर से 2 चिल्ड्रंस है।
ठीक है। तो इस तरह से लेवलिंग क्रिएट की जाती है, लेकिन रूट नोड जो होता है हमेशा यूनिक होता है। ठीक है। रूट नोड क्या करता है, उसके नीचे जो ये प्राइमरी सारे सर्वर से उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, मतलब उनमें एक्चुअल क्या डेटा है वो ये नहीं स्टोर करेगा, वो बस ध्यान में रखेगा कि प्राइमरी सर्वर में एक अरपा सर्वर है, एक ईडीयू सर्वर है, एक कॉम सर्वर है, यूएस सर्वर है। और उसके पास रिक्वेस्ट आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल facebook.com, तो रूट सर्वर क्या करेगा, .com वाला कौन सा सर्वर है, ये सर्वर है, तो क्या करेगा, रूट सर्वर रिक्वेस्ट इसको भेजेगा, इन सबको नहीं भेजेगा। और किसको भेजेगा, सिर्फ कॉम वाले सर्वर को भेजेगा। अगर उसको बाद एजुकेशन रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट आती है, .edu वाली रिक्वेस्ट आती है, तो वो जो रूट सर्वर होता है वो रिक्वेस्ट भेजेगा edu सर्वर को। तो इस तरह से ये क्या करता है, सिर्फ प्राइमरी सर्वर के नेम्स, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, उनके पास एक्चुअल क्या डेटा है उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता है। ठीक है। ये आपके इसको हम टॉप लेवल सर्वर भी बोल सकते हैं या प्राइमरी सर्वर भी बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं सर्कमस्टेंटिव सर्वर्स और इट इज कॉल्ड एज अथॉरिटेटिव सर्वर, इनके पास एक्चुअल डेटा होता है, जो आईपी एड्रेस जो हम सर्च करना चाहते हैं। अगर मुझे facebook.com का आईपी एड्रेस फाइंड करना है या google.com का आईपी एड्रेस फाइंड करते हैं, वो एक्चुअल आईपी एड्रेस जो रहेगा वो इन सेकेंडरी सर्वर के पास होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अथॉरिटेटिव सर्वर, इसको हम अथॉरिटेटिव सर्वर ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक हायरार्की क्रिएट की जाती है, रूट नोड, चिल्ड्रन नोड एंड देन अगेन देयर चिल्ड्रन नोड्स। ठीक है। रूट नोड, पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड, इस तरह से यहाँ पे हायरार्की क्रिएट की जाती है इन द लेवल। और रूट नोड हमेशा यूनिक होता है, सिंगल होता है। देन प्राइमरी लेवल और टॉप लेवल सर्वर्स भी बहुत सारे होते हैं। उसने क्या किया है, रूट सर्वर ने अपने पास सारा डेटा न रखते, उसने क्या किया, उसके जो चिल्ड्रन है उन सबको डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि .com वाले डेटा आप अपने पास रखो, एजुकेशनल डेटा आप अपने पास रखो, अरपा सर्वर के पास उसका कुछ और डेटा होगा, यूएस सर्वर के पास और कुछ पैटर्न का डेटा होगा। तो उसने डेटा जो है सबके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके। उसी तरह से ईडीयू सर्वर में फिर उसने एक उसके भी उसने JPMN से रिलेटेड डेटा उसने JPMN ईडीयू के पास रखा, अमेटी वाला डेटा उसने अमेटी ईडीयू के पास रखा। अब कॉम सर्वर के पास आता है रेडिप.com, रेडिप मेल से .com कोई भी डेटा आता है तो कॉम सर्वर क्या करेगा, रेडिप सर्वर को सेंड करेगा। अगर yahoo.com से रिलेटेड कुछ डेटा आता है तो वो उसको किसको सेंड करेगा, yahoo.com को सेंड करेगा। मतलब रूट सर्वर के पास अगर .com वाली रिक्वेस्ट आती है तो वो इसके पास भेजेगा। .com वाली रिक्वेस्ट इसके पास आने के बाद वो चेक करेगा कि ये कौन सी .com है, gmail.com है, रेडिप.com है, yahoo.com है। अगर उसको पता चला कि रेडिप.com की रिक्वेस्ट आई तो वो जो रिक्वेस्ट है इसको सेंड करेगा, ना कि इसको सेंड करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर का वर्किंग परफॉर्म होता है। ओके। सो टाइप्स ऑफ नेम सर्वर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है रूट सर्वर, देन प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर। ओके। सो फॉलोइंग आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द नेम सर्वर दैट मैनेज द एंटायर डोमेन सिस्टम। ये 3 जो सर्वर्स होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये रूट सर्वर, प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर, ये जो 3 सर्वर ये पूरे एंटायर डोमेन सिस्टम को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके। सो पहला होता है आपका रूट सर्वर। A root server usually does not store any information about the domain। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो रूट सर्वर होता है ये कोई इन्फॉर्मेशन को मेंटेन अपने पास नहीं रखता, बस ये जो प्राइमरी सर्वर है उनका नाम, उनका क्या नेम है, उनकी जो बेसिक एक जो बोलते हैं ना जैसे कि उसका आईडी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। बाकी उनके अंदर क्या क्या कंटेंट, उनके अंदर फिर से कौन से सर्वर आ रही है, ये पूरी डेटा अपने पास मेंटेन नहीं करता है। इट इज़ अ रूट सर्वर। ओके। सो ये बताया है कि रूट सर्वर यूजुअली डज नॉट स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोमेन बट डेलीगेट्स इज अथॉरिटी टू अदर सर्वर। बट वो अथॉरिटी देता है अदर सर्वर को। ठीक है कि ठीक है जब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं आपको सेंड करूँगा, तो आपको वो रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है। वो अथॉरिटी देता है अदर सर्वर को कि आप को जो आपके पास जो डेटा है अगर मुझे चाहिए वो डेटा तो आप मुझे प्रोवाइड करना है, तो उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ना ही सारी अथॉरिटी अपने पास रखता है। ओके। ठीक है। कीप ए रेफरेंसेस टू दोज सर्वर्स, दे आर सेवरल रूट सर्वर्स ईच कन्वेइंग द होल डोमेन नेम स्पेस। द रूट सर्वर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जैसे मैं बता दूँ आपको इन नियर अबाउट टोटल 13 रूट सर्वर्स पाए जाते हैं। ठीक है। रूट सर्वर होते हैं और ये रूट सर्वर जो होते हैं टॉप लेवल पे होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ये जो होता है ये रूट सर्वर हमेशा टॉप लेवल पे होते हैं। इन नियर अबाउट 13 रूट सर्वर है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन जनरल। ओके। सो ये हमेशा टॉप लेवल पे होते हैं। एक बात ध्यान में रखो कि हम हर चीज़ के लिए रूट सर्वर से कांटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अगर छोटी मोटी चीज़ है तो उसके लिए हम डायरेक्ट रूट सर्वर पे नहीं जाते हैं। बट हाँ जब आपके देखिए मशीन और कंप्यूटर किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम अगर सर्च करती है एंड वो वेबसाइट आपके मशीन के आसपास में जो आईएसपी सर्वर आईएसपी प्रोवाइडर जो होती है या कैश उनके पास जो कैश मेमोरी होती है उसमें नहीं है तो रूट सर्वर के थ्रू हम रिजॉल्व करते हैं।
तो उसी सिचुएशन में हम रूट सर्वर पे जाते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि हम जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम रिक्वेस्ट हमारी पहले जाती है आईएसपीज़ के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, अगर उसके पास वो डेटा अवेलेबल है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वो डिस्प्ले करेंगे। अगर उसके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो ही वो रूट सर्वर के पास जाते हैं। ठीक है, तो हर एक छोटे मोटे चीज़ के लिए हम रूट सर्वर पे डायरेक्टली जंप नहीं करते। हमें वो हमारे जो भी डेटा चाहिए होता है हमें आईएसपीज़ हमें प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे आईएसपी देखो, अगर हम किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम अगर सर्च करेंगे ना, तो अगर फर्स्ट टाइम हम सर्च कर रहे हैं और वो जो डेटा जो भी वेबसाइट हम सर्च करना चाहते हैं अगर वो हमारे आईएसपी के पास नहीं है तो ही हमें रूट सर्वर पे जाते हैं, तभी तो ही हमें आईएसपी रूट सर्वर के पास हमें लेके जाते हैं, मतलब रिक्वेस्ट, और फिर वो रूट सर्वर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी मुझे डेटा चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कब, जब हम फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं। अगर आप बार बार किसी वेबसाइट को अगर सर्च करते हो, ठीक है, तो वो आपके आईएसपी अपने कैश मेमोरी में उसको स्टोर कर देता है। उसको हम रिजॉल्वर भी बोलते हैं। ठीक है, वो अपने कैश मेमोरी में रिजॉल्वर में वो स्टोर कर देता है। तो इसलिए अगर आप फिर से किसी वेबसाइट को मतलब फिर से अगर आप 2 दिन बाद वही वेबसाइट सर्च करना चाहते हो तो आपको रूट सर्वर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो आईएसपीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बार बार रूट सर्वर पर जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप किसी वेबसाइट को सर्च करना चाहते हो, उसको एक्सेस करना चाहते हो, हाँ, तो और वो जो वेबसाइट आप जो सर्च करना चाहते हो अगर आपके आईएसपीज़ के पास नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके पास नहीं है, तो ही आपको रूट सर्वर पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड फॉर दैट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देते हैं facebook.com, तो फेसबुक के लिए हमें रूट सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ईच पर्सन जनरली हर दो एक बंदा जो होता है वो फेसबुक का यूज़ करता है, फेसबुक को एक्सेस करता है। तो जो आईएसपी की जो कैश मेमोरी होती है उसको पता है कि फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है। तो फेसबुक पे जाने के लिए हमें आईपी एड्रेस की क्या आईपी एड्रेस होता है ये हमारे आईएसपी को उसके कैश मेमोरी को पता है, तो हमें रूट सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू गो टू द रूट सर्वर। ओके, रूट सर्वर जो होता है ये क्या करता है, वेबसाइट का नॉलेज नहीं रखता है, बाकी प्राइमरी सर्वर की इन्फॉर्मेशन रखता है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि प्राइमरी सर्वर कौन से अरपा सर्वर है, ईडीयू सर्वर है, कॉम सर्वर है, इसकी इन्फॉर्मेशन रखेगा, लेकिन वो पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट को नॉलेज अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें कोई .com वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं तो रूट सर्वर क्या करेगा, .com वाले सर्वर को कांटेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे .com वाली कोई वेबसाइट facebook.com सर्च करना है तो ये रूट सर्वर रिक्वेस्ट जो मेरी आईएसपी के थ्रू रूट सर्वर के पास जाएगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फेसबुक को सर्च कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी सर्च नहीं किया था फेसबुक को। ठीक है, या google.com सर्च कर रही हूँ, या gmail.com अगर मैं सर्च कर रही हूँ, ये पहली बार, इससे पहले मैंने कभी सर्च नहीं किया है, तो मेरी आईएसपी के थ्रू रिक्वेस्ट रूट सर्वर के पास आएगी। रूट सर्वर वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, किसको कांटेक्ट करेगा, कॉम वाले सर्वर को कांटेक्ट करेगा, और कॉम वाले सर्वर को कांटेक्ट करने के बाद वो चेक करेगा rediff.com है, yahoo.com है, gmail.com है। अगर gmail.com है तो यहाँ पे वो gmail.com के सर्वर से, सेकेंडरी सर्वर से कांटेक्ट करके फिर एक्चुअल इसके पास ओरिजिनल डेटा होता है, आईपी एड्रेस होता है, फिर वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा कॉम सर्वर को, कॉम सर्वर प्रोवाइड करेगा रूट सर्वर को। तो इस तरह से रूट सर्वर काम करता है। ठीक है, रूट सर्वर .com सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, देन .com वाला जो सर्वर है अपने अंदर देखेगा कि पर्टिकुलर gmail.com कहाँ पे है, और वो अथॉरिटी सर्वर होगा जो पर्टिकुलर एक्चुअल डेटा हमें प्रोवाइड करेगा, एक्चुअल आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, देन प्राइमरी सर्वर is a server that store a file about the zone for which it is an authority. It is responsible for creating, maintaining, updating the zone file. It store the zone file on a local disk. तो जैसे मैंने बताया था, जोन यानी क्या होता है, जोन इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नोड्स और सब डोमेन। जो भी हम डोमेन होता है उसको फिर से अगर आप डिवाइड करते हो, एक डोमेन को अपने फिर से उसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, तो वो जो छोटे छोटे जो पार्ट्स रहेंगे इज़ नथिंग बट द डोमेन। सब छोटे छोटे जो सब डोमेन रहेंगे इज़ नथिंग बट द जोन। मतलब किसी एक डोमेन को फिर से डिवाइड करना, ठीक है, एंड दैट सब पार्ट is nothing but the subdomain, or it is also called as a zone. So zone is the collection of the nodes under the main domain. तो zone यानी क्या होता है, it is the collection of nodes under the main domain. Okay, so प्राइमरी सर्वर, तो यहाँ पे मैंने बताया था ये सारे आपके क्या है प्राइमरी सर्वर। ये एक सर्वर क्या करेंगे, इनको हर एक को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अपने अंदर भी कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी सर्वर इज़ अ सर्वर दैट स्टोर द फाइल अबाउट द जोन। वो कलेक्शन ऑफ नोड जो रहेंगे उसके जो चाइल्ड रहेंगे, कलेक्शन ऑफ नोड, उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करते हैं। ओके, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, अपडेटिंग द जोन फाइल।
वो ये जो प्राइमरी सर्वर होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो क्रिएट कर सके, अपडेट कर सके, मेंटेन कर सके जोन फाइल को। उस जोन के अंदर, उस एरिया के अंदर जितने भी नोड्स आते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, इस ईडीयू जोन के अंदर जितने भी सारे उसके नोड्स आएंगे, जितने भी ईडीयू वाले सर्वर आएंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपके प्राइमरी सर्वर रखते हैं। रूट सर्वर नहीं रखते, ठीक है। कौन रखते हैं? प्राइमरी सर्वर अपने पास। प्राइमरी सर्वर की इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर रूट सर्वर रखता है, और सेकेंडरी सर्वर की इन्फॉर्मेशन कौन रखता है? ईडीयू सर्वर, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, नॉट ऑल डिटेल। ओके, देन secondary server is a server that transfer the complete information about the zone from another server। secondary server जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इट ट्रांसफ़र द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जोन फ्रॉम द अनदर। वो अनदर सर्वर को अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं। तो जैसे रिक्वेस्ट आती है ईडीयू सर्वर से, तो वहाँ पे जेपीएमएल सर्वर क्या करेगा? उसके पास अगर आईपी एड्रेस है, जो डेटा, जो रिक्वेस्ट आई थी जिस भी वेबसाइट के लिए, तो वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा प्राइमरी सर्वर को। तो इसलिए बोला है कि सेकेंडरी सर्वर जो होते हैं इट्स ट्रांसफर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जोन टू दी अनदर सर्वर। अनदर सर्वर यानी उसके टॉप लेवल पे जो सर्वर रहेगा, ठीक है, उसके टॉप लेवल पे जो सर्वर रहेगा उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड स्टोर द फाइल ऑन द लोकल डिस्क, ठीक है। और उनके पास अगर कुछ डेटा आता है, नया डेटा आता है, ठीक है, जो भी नया डेटा आएगा तो वो नया डेटा अपने लोकल डिस्क में उसको वो स्टोर करते हैं। ओके, द सेकेंडरी सर्वर नाइदर क्रिएट्स नॉर अपडेट द जोन फाइल। उसको पास अथॉरिटी नहीं होती है जोन फाइल को अपडेट करने की, क्रेडिट करने की, एडिट करने की, उसके पास अथॉरिटी नहीं होती। वो अथॉरिटी किसके पास होती है? प्राइमरी सर्वर के पास, कि कितने और जोन में नोट्स इन्वॉल्व करने हैं, किसको अपडेट करना है, किसको एडिट करना है, किस में डेटा को फिर से ऐड करना है। तो ये सारी अथॉरिटी जो होती है, नंबर ऑफ नोट्स को इंसर्ट करना, अपडेट करना, ये सारा काम किसके पास होता है? प्राइमरी सर्वर के पास। सेकेंडरी सर्वर को ये अथॉरिटी नहीं होती है। सेकेंडरी सर्वर बस अपने पास क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है, आईपी एड्रेस जो होते हैं, वो एक टेबुलर फॉर्मेट में अपने पास स्टोर करता है। यानी फेसबुक का ऐसा 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम में रहेगा आईपी एड्रेस और उसके सामने दूसरे कॉलम में लिखा रहेगा वो आईपी एड्रेस किसका है? फेसबुक का है। दूसरा रहेगा जीमेल का आईपी एड्रेस, उसके सामने लिखा रहेगा ये आईपी एड्रेस है जीमेल का। याहू का आईपी एड्रेस, उसके सामने लिखा रहेगा कि दिस इज़ द याहू आईपी एड्रेस। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में वो क्या करते हैं? डेटा को, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वो अपडेट, एडिट, मेंटेन, इस तरह के कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर, नॉट नाइदर क्रिएट नॉर अपडेट द जोन फाइल। सो जोन फाइल को अपडेट और क्रेडिट नहीं कर सकते। ओके, if updating is required it must be done by the primary server, okay, which send the update version to the secondary। अगर अपडेटिंग करने की ज़रूरत है तो अपडेटिंग काम कौन करेगा? प्राइमरी सर्वर करता है, और अपडेट करने के बाद जो भी अपडेटेड वर्जन है वो सेकेंडरी सर्वर को स्टोर सेंड किया जाता है, फिर सेकेंडरी सर्वर अपने डेटाबेस में उसको स्टोर करता है। ओके, the primary and the secondary servers are both are the authoritative for the zone, the server. The idea is not put the secondary server at lower level authority, but to create redundancy for the data so that वन सर्वर पे अनदर कैन कंटिन्यू सर्विंग द क्लाइंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी सर्वर या अथॉरिटी सर्वर है और प्राइमरी सर्वर अथॉरिटी नहीं है। बोथ आर द अथॉरिटी सर्वर, दोनों भी अथॉरिटी सर्वर है, दोनों का भी प्लेज रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी इसलिए तो बोला है कि अपडेटिंग करने का काम, जोन फाइल को एडिट करने का काम ये सेकेंडरी सर्वर नहीं करता है, प्राइमरी सर्वर करता है, ताकि कभी अगर हमारा सेकेंडरी सर्वर फेल्स हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन, वो अपडेटेड काम, डेटा जो है वो सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी सर्वर अगर फेल हो जाता है तो प्राइमरी सर्वर के पास भी वो डेटा रह सकता है, या प्राइमरी सर्वर के थ्रू भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली सर्वर्स फेल होते नहीं है, रूट सर्वर तो कभी फेल होता ही नहीं है, रूट सर्वर ऑलवेज एक्टिव होता है। लेकिन इन केस कभी दो में से कोई एक सर्वर, सेकेंडरी सर्वर अगर फेल्स हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो उसके कारण हमारा काम नहीं रुकता है, प्राइमरी सर्वर उसके जो भी वर्क होता है उसको प्रॉपरली हैंडल करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो डेटा होता है ट्रावर्स होता है। यानी जब भी कोई यूज़र किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है, अगर उसको गूगल अगर सर्च करता है www फॉर एग्जाम्पल facebook.com, अगर ये ऐसा सर्च करता है, फर्स्ट टाइम अगर सर्च कर रहा है, उसके आईएसपी के पास उसका आईपी एड्रेस नहीं, उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यूज़र की रिक्वेस्ट जाएगी आईएसपी के साथ, आईएसपी वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, क्योंकि उसके कैश मेमोरी में facebook.com का आईपी एड्रेस नहीं है। जब तक आपके पास आईपी एड्रेस नहीं तब तक आप डेटा सर्च नहीं कर सकते।
ओके तो वो रिक्वेस्ट जाएगी आईएसपी के कैश मेमोरी के थ्रू, आईएसपी के थ्रू रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर भेजेगा प्राइमरी सर्वर को, प्राइमरी सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा सेकेंडरी सर्वर को। सेकेंडरी सर्वर यानी नथिंग बट इन दिस केस दिस इज़ आवर अथॉरिटी सर्वर, ठीक है, जिसको हम अथॉरिटी सर्वर भी बोलते हैं। और वो अथॉरिटी सर्वर आपको आईपी एड्रेस देगा। आईपी एड्रेस वो प्रोवाइड किया जाएगा टॉप लेवल सर्वर को, इट इज़ नथिंग बट प्राइमरी सर्वर को। प्राइमरी सर्वर प्रोवाइड करेगा रूट सर्वर को, देन रूट सर्वर प्रोवाइड करेगा आपके आईएसपी को। देन आईएसपी वो आईपी एड्रेस सेंड करेगा एक्चुअल होस्ट मशीन को जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी। फिर उस आईपी एड्रेस को लेके जो भी हमारा यूज़र होगा या जो भी होस्ट मशीन है उस आईपी एड्रेस के थ्रू वेबसाइट को वो क्या करेगा, सर्च करेगा ऑन द नेट में। उसके पास जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो क्या करेगा, जो वेबसाइट उसको सर्च करना था facebook.com, उसको वो सर्च करेगा, उसके डेटा को वो रिट्राइव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से नेम सर्वर की प्रोसेस वर्क करती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।